वेलकम बैक टू SK1 एंड वी आर बैक विद ग्रेविटेशन। और आज हम लोग शेल थ्योरम की डिस्कशन करेंगे गिवन बाय द ग्रेट सर आइजैक न्यूटन। सर हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स किसी दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। बट व्हाट हैपन्स इफ दे आर नॉट पार्टिकल्स आफ्टर ऑल? इवन सम ऑब्जेक्ट्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज पार्टिकल्स अगर उनके बीच का सेपरेशन इज वेरी मच हायर देन द साइजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। समथिंग लाइक दिस, आपके पास अर्थ है एंड द अदर ऑब्जेक्ट इज द मून और द सन। तो यहाँ पे जो सेपरेशन होगा बिटवीन द प्लैनेट्स और द सन या फिर इवन सम स्टार्स दैट इज वेरी मच हायर देन द साइजेस ऑफ अदर प्लैनेट्स और स्टार्स। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स। अगर आपके पास एक एप्पल है एंड यू हैव अनदर एप्पल और इवन बनाना, तो यहाँ पे भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम करेगा। बट व्हाट इज द केस अगर आपके पास एक एप्पल हो एंड दूसरी बॉडी हमारे पास अर्थ या फिर दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थ हो? इन दैट केस जो सेपरेशन होगी बिटवीन एप्पल एंड द अर्थ दैट इज नॉट वेरी मच ग्रेट इन कंपैरिजन टू द रेडियस और डायमीटर या फिर साइज ऑफ द अर्थ। उस केस में हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कैसे यूज करते हैं? तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी बाय द ग्रेट सर आइजैक न्यूटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन्स शेल थ्योरम। सर हम लोग जानते हैं, पहले थोड़ा सा लेट अस गेट बैक, कि यहाँ पे आपके पास एक पार्टिकल है एंड यहाँ पे सपोज कोई दूसरा पार्टिकल है, दे विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर। ये इस पे फोर्स लगाएगा कुछ वेक्टर F, ये इस पे कुछ फोर्स लगाएगा कुछ वेक्टर F, राइट? एंड ये एक स्ट्रेट लाइन में फोर्स लगती है, ये ना तो ऐसे लगती है ना ये ऐसे लगती है एंड नॉट इन एनी अदर पाथ। अगर यहाँ पे पार्टिकल है यहाँ पे पार्टिकल है तो ये फोर्स हमेशा स्ट्रेट लाइन में, जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए स्ट्रेट लाइन वेक्टर बनाते हैं, वैसे आप सपोज कर लो आपने एक वेक्टर यहाँ से एक्सटेंड कर दिया दैट टेकिंग वन पार्टिकल एज द ओरिजिन एंड दैट इज हाउ यू डिफाइन इट। तो एक फोर्स वेक्टर F ऐसे लगी, दूसरी फोर्स वेक्टर F इस लाइन में कुछ अपोजिट डायरेक्शन में लगी एंड दे बोथ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तो हो गए पार्टिकल्स की बात एंड इवन दोज बॉडीज विच कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज पार्टिकल्स। लेकिन अब प्रॉब्लम अराइज होती है विद द अर्थ एंड द अदर थिंग इज एन एप्पल। दिस डजंट सीम एज एन एप्पल। सर आइजैक न्यूटन ने एप्पल एज्यूम किया था, मैंने कोई बॉल एज्यूम कर लिया। आई एम नॉट ग्रेट इनफ इन मेकिंग एन एप्पल, राइट? मुझे एप्पल बनाने नहीं आते उतना अच्छे से नहीं, सो आई एज्यूम एन स्फेरिकल काइंड ऑफ बॉल। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो बॉल रहेगा एंड अर्थ रहेगा, बॉल के कंपैरिजन में अर्थ बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा है कि अर्थ को आप एक पॉइंट पार्टिकल कह ही नहीं सकते। यहाँ पे आप सपोज करो या फिर ऐसे भी कर दो कि आपके पास एक बॉल है या आपके पास when you play cricket तो वो वाला बॉल है and you have another football। तो even in this case somehow you may see that they are attracting each other according to Newton's universal law of gravitation। लेकिन इस केस में बहुत बड़ा हो जाता है। एक तो हो गया आपका एप्पल and the other is the earth। कितने बड़े हैं, right? What is the difference in the sizes of two? Well, Richard Feynman, the great scientist who is known as the great explainer, उन्होंने कहा था कि जितना बड़ा एक एप्पल अपने एटम से होता है उतना ही बड़ा ये अर्थ है इस एप्पल से। सो यू कैन इमेजिन हाउ बिग द अर्थ इज इन कंपैरिजन टू दिस काइंड ऑफ एप्पल। तो इस केस में सर आइजैक न्यूटन ने बोला कि आप अर्थ को एक शेल एज्यूम कर लो या फिर अर्थ को एक नेस्ट ऑफ शेल्स एज्यूम कर लो। उस केस में आप बोल दोगे कि अर्थ का सेंटर ऑफ मास कुछ इधर है, क्योंकि शेल थ्योरम के अकॉर्डिंग आप किसी भी शेल, सर आइजैक न्यूटन ने बोला कि इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ शेल, यहाँ पे कोई भी शेल है एंड यहाँ पे शेल के ऊपर एट द अपर सरफेस कोई भी बॉडी है, तो शेल इस बॉडी को विच इज़ अपर टू द शेल ऐसे अट्रैक्ट करेगी कि मानो पूरा शेल का मास इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। यू टेक द सेंटर एंड जितना भी शेल का मास है पूरा सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, तो ये जो बॉडी होगी यहाँ पे सेंटर से ये अट्रैक्ट होती जाएगी, ऐसे सर आइजैक न्यूटन ने बोला। अब अर्थ कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ शेल, लेकिन सपोज देयर आर मैनी सच शेल्स इनसाइड द अर्थ विच फॉर्म द बिग वन शेल, जो कि हमारी खुद अर्थ है, राइट? कुछ लोग के दिमाग में एप्पल वाली कहानी चलती होगी, राइट? बिकॉज आई एम डिस्कसिंग ऑफ एप्पल एंड द अर्थ,
राइट। जब सर आइजैक न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरा तब सर आइजैक न्यूटन ने लॉ बनाया, बट एक्चुअली दैट स्टोरी इज कंसीडर्ड टू बी एन एपोक्राइफल नाउ, राइट। आज के ज़माने में उस स्टोरी को मतलब उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, इट इज़ कंसीडर्ड टू बी एपोक्राइफल, बस मैन बहलाने वाले हैं, राइट। ऑलराइट, वरना तो अगर सर आइजैक न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा होता सो ही वुड हैव टू गो टू हॉस्पिटल टू गेट हिज हेड राइट देयर, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि प्लेग का मौसम था। ऑलराइट, सो प्लेग वाज गोइंग ऑन, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है। तो यहाँ पे आप अर्थ का ऐसे एज्यूम कर लो दैट इट इज़ वेरी बिग शेल, और जितना भी मास ऑफ अर्थ है, व्हाट इज़ द मास ऑफ अर्थ? मास ऑफ अर्थ दिस इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम्स। तो अगर आपने बोला कि यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट पार्टिकल है, इस एप्पल को छोटा करके पॉइंट पार्टिकल बना देते हैं बिकॉज इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट पार्टिकल। यहाँ पे एक पॉइंट पार्टिकल, अब आप पूरे अर्थ को हटा दो, बस ऐसा करो कि पूरा अर्थ इसी पे कंसंट्रेटेड है, पूरे अर्थ का मास इतने में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक पार्टिकल टाइप। तो दिस इज कितना मास? मास ऑफ अर्थ के इक्वल। तो इस केस में ये पार्टिकल इस पार्टिकल से अट्रैक्ट होगा, ये पार्टिकल इस पार्टिकल से अट्रैक्ट होगा, बोथ आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स। यहाँ पे वेक्टर एफ, यहाँ पे वेक्टर एफ, ये है इनकी लाइन ऑफ एक्शन। द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड देन। तब इस केस में यू डोंट हैव टू थिंक द अर्थ एज बीइंग अ वेरी वास्ट थिंग। तब इस केस में आप बोलोगे कि अर्थ इज जस्ट अ पॉइंट पार्टिकल, लेकिन हमें ये एज्यूम करना है कि एक ही हियर राइट एट द सेंटर ऑफ अर्थ पूरा मास ऑफ द अर्थ डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सर आइजैक न्यूटन को बहुत टाइम लगा इस बात को प्रूव करने में कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जस्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ पूरा मास ऑफ अर्थ डिस्ट्रीब्यूटेड हो, बिकॉज इट वॉज नॉट नोन एट दैट टाइम कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आज हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जस्ट लाइक द सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे एक बॉडी, यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल, इक्वल मासेस हैं, तो बीच में एक पार्टिकल हो जाएगा। इट इज़ नॉट अ पार्टिकल, इंस्टेड ये एक पोजिशन है जहाँ पे यू विल से कि इस पार्टिकल एंड इस पार्टिकल का मासेस टर्न ऑफ हो जाए, तो यहाँ पे मास इज नेवर डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे टोटल मास ऑफ द सिस्टम होगा, राइट। इसका मासेस हम लोग निकालना चाहते हैं। तो इफ़ यू वांट यू कैन से, अगर यहाँ पे पार्टिकल्स हैं दोनों इक्वल मास के, तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि यहाँ पे कोई पार्टिकल्स है नहीं, इंस्टेड यहाँ पे सिंगल पार्टिकल है जिसके पास इन दोनों पार्टिकल्स के मासेस हैं। ऑल्दो ऐसा पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता है, वी स्पीक ऑफ द पोजिशन ऑफ सच अ पार्टिकल इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू थिंग्स लाइक दैट मूव इन डिफरेंट वे, रैंडम वे। जब मैंने इसको ऐसे फेंका, all the particles present, elements present in it started moving in random way, लेकिन एक special point है the center of it which always goes in a special kind of path जिसको हम लोग न्यूटनियन मैकेनिक्स से डील कर सकते हैं, so that is center of mass। तो सर आइजैक न्यूटन ने center of mass का ही concept यूज़ किया, right? So this is not written that he just used center of mass, लेकिन the center of earth is really the center of mass if earth considered to be uniform। अर्थ को हम लोग यूनिफॉर्म कंसीडर कर लें, बट दिस इज रियली नॉट द केस। अर्थ यूनिफॉर्म नहीं है एंड अर्थ रोटेट करते हैं एंड इट इवन ऑर्बिट्स अराउंड द सन, तो कुछ तो डिफरेंसेस चेंजेस होंगे, but you can assume it to be as in any idealized situation, just not real life situations, so what we go with in physics। तो ऐसे कुछ सर आइजैक न्यूटन ने शेल थ्योरम का यूज़ करके इसको प्रूव कर दिया दैट हिज थ्योरी, हिज लॉ, हिज प्रिंसिपल इवन होल्ड्स व्हेन यू हैव वन पार्टिकल एंड अदर वेरी वास्ट थिंग। एंड आज हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करते हैं इवन टू प्रेडिक्ट। तो न्यूटन शेल थ्योरम क्या है? दिस इज इफ यू हैव अ शेल एंड एनी पार्टिकल एबव द सर्फेस ऑफ द शेल, तो शेल उस पार्टिकल को ऐसे अट्रैक्ट करेगी जैसे पूरा शेल का मास एक ही उस शेल के सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। दिस वाज व्हाट सर आइजैक न्यूटन टॉट अस। लाइक थिंग्स रिलेटेड टू ग्रेविटेशन, सर आइजैक न्यूटन के बहुत सारे लॉज होते हैं एंड हिज नेम इज इनफ, वी कैन नॉट इवन एक्सप्रेस अबाउट हिम एंड हाउ मच आई फील, oh what he would be alive so that I could meet him, I would feel like I have just entered into heaven, but that is not possible. Hope we'll have someone else like Sir Isaac Newton in our century or so on. That was just all for today. Hope you always liked and enjoyed this video, and thanks to always. Jai Hind, Jai Bharat.